नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हर बार सोचता हूं छोड़ दूंगा मैं पीना अब से, मगर तेरी याद आती है और हम मैखाने को चल पड़ते हैं। खबरिया चैनलों की पेचीदा गलियां और इसके रोजाना पेचोखम में फंसे हम, हफ्ता दर हफ्ता। पिछला हफ्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा भारी बीता। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लंबे अरसे से जारी एक भूल में उन्होंने वाजिब सुधार किया था। लेकिन कहते हैं कि आपका अतीत अक्सर आपके सामने दांत चियार कर खड़ा हो जाता है। यह अतीत है आईटी सेल और भाड़े पर खड़ा किए गए सोशल मीडिया के हमलावर। यह अतीत है गाली गलौज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने वाली फौज। यह अतीत है लफंगों को ट्विटर पर फॉलो करके सम्मान बख्शने का। मोदी जी द्वारा खड़ा की गई यह भस्मासुरों की फौज थी जो पागलों की तरह नाच रही थी। एक न एक दिन इसे खुद के सिर पर अपना आग लगाऊ हाथ रखना ही था। 29 जुलाई को इसने प्रधान जी के सिर पर ही अपना हाथ रख दिया। सवर्णों के प्रति ना मोदी गद्दार है। हैशटैग ओबीसी आरक्षण वापस लो। हैशटैग बीजेपी देशद्रोही है। हैशटैग जातिवादी सवर्ण विरोधी मोदी मोदी मोदी। जोर से बोलो हैशटैग सवर्ण सांसद। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने लंबे समय से मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटे में अटका हुआ 27% ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। लगे हाथ मोदी जी ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़े कोटे में भी 10% आरक्षण देने की घोषणा की। लेकिन उनके इस पुण्य पर उनका 27% वाला पाप भारी पड़ गया। प्रधान जी के ट्वीट पर निंदा रस की बौछार हो गई। मोदी जी एक काम करिए, हम सवर्णों को कोरोना वैक्सीन की जगह जहर की वैक्सीन दे दीजिए, फिर हमारा काम ही तमाम हो जाएगा। फिर आपको बार बार एसी एसटी ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना रहेगा बांस माने हम सवर्ण और ना बजेगी बांसुरी माने आरक्षण। हैशटैग ओबीसी आरक्षण वापस लो। शर्म आनी चाहिए विकासवाद का भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी को। आरक्षण से अयोग्यता लाकर विकसित भारत बनाएंगे। ये महाशय अगली बार फर्जी हिंदुत्व और विकासवाद का रोना मत रोना। सरकार तो गई समझ लो। अब आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी मैंने एससी एसटी एक्ट या ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं देखा। क्या आप भी ब्राह्मण से बीजेपी वाले हिंदू बन गए? हैशटैग ओबीसी आरक्षण वापस लो। मेडिकल की सीटों में जो ऑल इंडिया कोटा है इसे आप समझ लीजिए, वरना रिजर्वेशन आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय को लेकर प्रिविलेज यानी साधन संपन्न लोगों की सतही समझ उन्हें मेरिट के कीचड़ में कुदा देती है। इस गड़बड़ी की शुरुआत 1984 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई। प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार के केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में एक ऑल इंडिया कोटे का प्रावधान किया। इसके तहत सभी राज्यों में स्थित मेडिकल कॉलेजों की 15% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें रिजर्व करके एक ऑल इंडिया कोटा बनाने का निर्देश दिया गया। अब इन 15% सीटों पर प्रवेश केंद्र सरकार की ऑल इंडिया प्रवेश परीक्षा के जरिए होने लगा। इसका एक मकसद यह भी बताया गया कि इससे देश भर के छात्रों को बिना डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के पूरे देश में अप्लाई करने की छूट मिलेगी। इससे भिन्न भिन्न भाषा और संस्कृति वाले छात्रों का आपस में मेलजोल बढ़ेगा। यह राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करेगा। लेकिन इसमें तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक गड़बड़ कर दी। जब ये 15% सीटें राज्यों के पास थी, तब उन पर हर राज्य अपने कायदे कानून के हिसाब से आरक्षण देते थे। ओबीसी आरक्षण तो 1984 में नहीं था, लेकिन एससी और एसटी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया कोटे में इस संवैधानिक कोटे को लागू ही नहीं किया। यह एक बड़ी गलती थी जिसे सुधारने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। 2007 में इस दिशा में एक बड़ी पहल हुई। अभयनाथ बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया कोटे में एससी और एसटी जातियों को उसी आधार पर आरक्षण मिले जिसका वादा देश का संविधान करता है। इससे एससी एसटी जातियों को 22.5% आरक्षण का रास्ता खुल गया। लेकिन इससे ठीक एक साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी। साल 2006 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी जातियों के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया था। लिहाजा तमाम शिक्षण संस्थाओं के साथ ही मेडिकल सीटों के ऑल इंडिया कोटे में भी ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण की मांग होने लगी। 1984 से जारी एक अन्याय या कहें भूल को मोदी जी ने चुनावी मजबूरी में ही सही
दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो आसमान ही टूट पड़ा। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के मौके पर मोदी जी को सिराखों पर बिठाने वालों ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण देते ही मोदी जी से बैर पाल लिया। ऐसे कैसे सबका साथ सबका विकास होगा? मेरिटधारियों को अपनी मेरिट को लेकर एक बड़ा मुगालता है। मसलन संविधान ने जिस भावना से आरक्षण का प्रस्ताव किया है वह सामाजिक बराबरी और ऐतिहासिक रूप से संसाधनों सुविधाओं से वंचित रहे समाज को कंपनसेट करने की नीयत है। एक जागरूक प्रगतिशील समाज की जिम्मेदारी पूरा करने की नीयत से आरक्षण का प्रावधान किया है। एक ऐतिहासिक अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए आरक्षण का उपाय किया है। दुनिया भर ने अपने अतीत के अत्याचारों का प्रायश्चित इसी तरीके से किया है। अफ्रीका के अपार्थाइड से उपजी पीड़ा हो या अमेरिका में ब्लैक आबादी के लिए किए गए अफर्मेटिव एक्शन हो, लेकिन हमारे देश के तथाकथित मेरिटधारियों ने कायदे से संविधान का वह प्रस्ताव पढ़ा तक नहीं है। शायद इसीलिए वो आरक्षण को गरीबी उन्मूलन की योजना मानकर इसका विरोध करने लगते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर प्रधानमंत्री मुफ्त वैक्सीन योजना। आरक्षण कोई योजना नहीं है भाई, यह विचित्र विरोधाभासों का देश है। यहाँ एक तरफ शराब की बिक्री करने और उससे मोटा टैक्स वसूलने के लिए आबकारी विभाग काम करता है, तो दूसरी तरफ मद्यपान निषेध विभाग भी उसी सरकार के अधीन काम करता है। इस तरह से सरकारें अपने ग्लानि बोध से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन हमारे समाज को ग्लानि बोध से मुक्त होने का कोई जरिया अभी तक नहीं मिला है। आरक्षण वह जरिया हो सकता है, लेकिन समाज के तथाकथित अगले वर्ग और राजनीतिक वर्ग की आपसी दुरभिसंधियों ने उस अवसर को निष्क्रिय करने की ठान रखी है। खबरिया चैनलों का संसार भी ऐसे मेरिटधारियों से भरा पड़ा है। आज तक की एक मेरिटधारी दैदीप्यमान दुर्धर्ष नक्षत्र हैं चित्रा त्रिपाठी। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी के नाम में ही सब कुछ रखा है, खासकर इनके उपनाम में। आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी बड़ी निर्मम समीक्षा कर रहा हूं। दरअसल चित्रा जी ने आज तक के सुनहरे पर्दे पर अपनी अनपढ़ मेरिट का जो मुजाहिरा पेश किया वह न भूतो न भविष्यति टाइप है, न हुआ न कभी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे सालों से शासन है सर आपका। किसने मना किया है कि इस जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाइए? किसने मना किया है कि इनको नहीं पढ़ाइए, इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराइए? अब आप जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समाज को बांटने की बात खुद सरकार की ओर से कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेंगे? एक मिनट, इस निर्मम समीक्षा की एक एक वजह मैं आपको गिनाऊंगा, लेकिन पहले म्यूजिक। यानी यह कार्यक्रम शुरू हुआ था इस मुद्दे पर कि देश की जनगणना में जातिवार गिनती हो या न हो। नीतीश कुमार ने मांग की है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। नीतीश ने अपने ट्वीट में कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मेरिटधारिणी सिंहवाहिनी चित्रा त्रिपाठी ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। और इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब बीते 3 दशक से आप ही दोनों लोगों की सरकार है, तो किसने मना किया था इन दोनों ही वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब अगला वाला देख लीजिए। अब आप जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यहां पर मुझे बहुत जोर से हंसना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आप इनसे काम चला लीजिए और अगले वाले पर गौर कीजिए। समाज को बांटने की बात खुद सरकार की ओर से कही जा रही है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा हूं, लेकिन एक और देखिए। खुद मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। खुद मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करेंगे। किस तरह की बातें मेरिटधारिणी? अब मैं कुछ बातें साफ कर दूं। अव्वल तो नीतीश कुमार ने आरक्षण की बात ही नहीं की, उन्होंने जनगणना में जातियों की गिनती की मांग की। जनगणना और आरक्षण दोनों एकदम अलहदा बातें हैं। इसके बाद मेरिटधारिणी कहती हैं कि अब जातिगत आधार पर आरक्षण की बात होगी। अब आप जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हे मेरिटधारिणी, आरक्षण का आधार हमेशा से जाति ही रहा है। आपके इस बयान से लगता है कि आप मंगल ग्रह से सीधे भारत भूमि पर अवतरित हो गई हैं। आपने जो दूसरी बात कही कि समाज को बांटने की, तो मैं कहूँगा थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। यह समाज हमेशा से जातियों के आधार पर बुरी तरह से बटा हुआ था। इसके अंदर भयानक ऊंच नीच और भेदभाव था।
इसके अंदर भयावह हिंसा निहित रही है। ऊपर से हुष्ट पुष्ट दिखने वाले भारतीय समाज में गहराई तक धंसी बीमारी है जातीय आधार पर मिली वरीयता। आरक्षण उस बीमारी का एक इलाज है। आपके फर्मे में इतनी दिक्कत है कि आप दवा को ही बीमारी और बीमारी को जरूरी बता रही हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। इनकी खामियों पर कोई उंगली उठा दे तो इनकी ये हालत हो जाती है। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। यहां माध्यम कौन है? अमीश देवगन। ताकतवर कौन है? सरकार। इस्तेमाल कौन हो रहा है? अमीश देवगन। इस्तेमाल कौन कर रहा है? सरकार। अच्छा, इनके जो मानस गुरु हैं वो कुछ और कहते हैं। But if you're investing in a digital news media organization, you have to have some expectation of return. ये घटना हमें दो बातें बताती है। ताकतवर लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पैसा लगाता है उसे बदले में फायदा चाहिए। पैसा कौन लगा रहा है? विज्ञापनदाता। उसमें भी सरकार के विज्ञापन सबसे ज्यादा। तो फिर बदले में ये मीडिया उन्हें क्या फायदा पहुंचा रहा है, यह समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसका इलाज क्या है? इलाज आप हैं। आप निवेश करेंगे तो आपके फायदे की बात होगी। मीडिया का यही काम है, पब्लिक इंटरेस्ट। सब्सक्रिप्शन उसका इकलौता विकल्प है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप मीडिया को सरकारों और कॉरपोरेशन के चंगुल से आज़ाद रख सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। देश की संसद नहीं चल रही है क्योंकि मोदी जी के ऊपर जासूसी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस चक्कर में बहुतेरे हुड़कचुल्लू एंकराएं मुनीब जी बनकर बही खाता दुरुस्त करने लगे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है कि टैक्स पेयर का कितना पैसा आखिर बर्बाद होता है जब कार्रवाई स्थगित होती है। 1 मिनट में 1.25 लाख रुपया। 1 मिनट में 1.25 लाख रुपया। आप लोगों को अंदाजा है कि आम आदमी का कितना पैसा सदन में बह रहा है अगर कामकाज नहीं हो रहा है? हर मिनट का 2.5 लाख रुपए। हर मिनट का 2.5 लाख रुपए, यानी एक दिन में करोड़ों रुपए यूं ही पानी की तरह बहते हुए चले जा रहे हैं। और कुछ हुड़कचुल्लुओं को लगता है कि पार्लियामेंट में बात कीजिए, बात करने से ही होगा। हंगामा क्यों है बर्पा? वहां पर हो हल्ला करके क्या होगा? FIR दर्ज कराइए, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। सदन को चलने दीजिए। तो आप कोरोना पर भी सवाल पूछिए, कैसे युवा मर गए, कैसे बच्चों की डेथ हो गई, कैसे किसानों का काम नहीं हो रहा है। सदन चलने दीजिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अपनी बातचीत करना और सदन में जाकर हंगामा करना, दोनों में फर्क होता है। आप मुद्दों पर बहस चाहते हैं या चाहते हैं कि खाली आप लोगों का मकसद हंगामा करना ही है? विपक्ष की मांग है कि संसद में कामकाज आगे बढ़ाने से पहले जासूसी के मुद्दे पर दोनों सदनों में बहस हो, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में बहस हो। सरकार इससे भाग रही है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष की मांग नाजायज भी नहीं है, लेकिन हुड़कचुल्लू एंकराओं की बीमारी अलग दर्जे की है। सरकार की जो नीयत है वह सरकार के इस नौकंज लोचन ने खुलेआम जाहिर कर दी। किस प्रकार से थर्ड वेव ना आए, केरल में और जो कांग्रेस शासित राज्य है, खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार थर्ड वेव की यहां गतिविधियां चल रही हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पर पहला चर्चा होगा। ये सड़क पर उतरे या मंगल ग्रह में चले जाए, ये इनका विषय है, यह आपका विषय है, यह जनता का विषय है। कुछ भी हो जाए, पहले जनता का विषय उठेगा। कोरोना की दूसरी वेव के दौरान न तो ये कहीं नजर आ रहे थे, न प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कहीं दिख रहे थे। अब ये सीना चौड़ा करके लाखों मरने वालों की मातम पुरसी करेंगे, लेकिन पेगासस जासूसी पर संसद में बात नहीं करेंगे। पेगासस जासूसी मामले में सरकार को सिर्फ इतना साफ करना है कि वह संसद को बता दे कि उसने पेगासस के इस्तेमाल की मंजूरी दी है या नहीं। यह मामला 2019 में पहली दफा सामने आया था। तब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, अब अश्विनी वैष्णव हैं। लेकिन 2 सालों में 2 मंत्रियों ने संसद को यह बात साफ साफ नहीं बताई। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मैसेजिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप एंड अदर्स। There are adequate provisions in the Information Technology Act and relevant rules and regulations which give power and authority to do so. Day before the monsoon session of the Parliament, this cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy
and its well-established institutions. इस बीच में कुछ और भी घटनाएं हुई हैं जो पेगासस को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर गहरे संदेह खड़ा करती हैं। बीते हफ्ते सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी संसदीय समिति की एक बैठक प्रस्तावित थी। इसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर, लेकिन इस समिति में शामिल भाजपा के सभी 15 सांसदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, इस मसले पर गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और टेलीकॉम विभाग के सचिवों को भी बुलाया गया था, लेकिन इन तीनों विभागों का कोई भी अधिकारी नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। इस घटना को संज्ञान लेते हुए इन अधिकारियों को अब संसदीय अवमानना का नोटिस भेजने पर विचार हो रहा है। मंत्री सदन को सीधा जवाब नहीं दे रहे, भाजपा सांसद स्थायी समिति से भाग रहे हैं और अधिकारी तक मीटिंगों से भाग रहे हैं। वो क्या है जिसकी पर्देदारी है? संसदीय कार्रवाइयों का बहुत महत्व है, उसे जवाब देना अनिवार्य होता है, उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। तो क्या सरकार ने इसका ये रास्ता निकाला है कि न तो मोदी शाह सदन में बहस का हिस्सा बनेंगे, न तो बहस होगी, न स्थायी समिति की बैठक होगी, न अधिकारी जवाब देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता को तो चाहिए ही। खैर, इन हुड़कचुल्लुओं को इन बारीकियों से क्या मतलब? उन्हें तो बस इतना बता दिया गया है कि विपक्ष वाले संसद का काम नहीं चलने दे रहे। बताने की कृपा करेंगे। ये जो संसद की कार्रवाई रुकी हुई है, उसको लेकर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। मरहूम अरुण जेटली और मरहूमा सुषमा स्वराज संसद की कार्रवाई रोकने के मसले पर क्या राय रखते थे, उसे भी आप जान लीजिए। उड़कचुल्लुओं को तो यह बात समझ में आने से रही। 30 जनवरी 2011 को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली पत्रकारों से कहते हैं, संसद का काम बहसें करना है, लेकिन बहुत से मौके होते हैं जब संसद मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, तब संसद की कार्रवाई में व्यवधान डालना लोकतंत्र के हित में होता है। इसे अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाना चाहिए। एक बार फिर से अरुण जेटली 26 अगस्त 2012 को संसद भवन में कहते हैं, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब संसद को रोकना ही देश हित में होता है। हम बहस की आड़ में सरकार को बच निकलने का मौका नहीं दे सकते। 7 सितंबर 2012 को लोकसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज कहती हैं, सदन की कार्रवाई को रोकना भी संसदीय लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। तो आज भारत के लोकतंत्र में जो हो रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है या अलोकतांत्रिक हो रहा है। सदन को सुचारू तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इस घमंड से तो कम से कम सदन को नहीं चलाया जा सकता। इस पर पहला चर्चा होगा। इस पर पहला चर्चा होगा। होगा 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 होगा। ये सड़क पर उतरे या मंगल ग्रह में चले जाए, ये इनका विषय है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एबीपी न्यूज से है, जिसे उसके संवाददाता मनोज वर्मा ने महाराष्ट्र के सांगली जिले से किया है। महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका इन दिनों बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप सांगली के हालात की एक झलक पा सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी यहाँ सड़क पर मौजूद है कि ये मेन रास्ता है सांगली जाने का, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भर चुका है। गांव जो है पूरा डूब चुका है, यहाँ पर खेत पूरे डूब चुके हैं। अभी पीछे हमने रास्ते में भी देखा था, काफ़ी घर थे वहाँ पर, वो भी डूब चुके हैं। लगातार बरसात हो रही है, हालांकि अभी कुछ देर से राहत है, बारिश नहीं हुई है, धूप यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जो सांगली जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। और अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होती रही तो आप खुद समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या हो सकता है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। जाने से पहले हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर मौजूद है। यहाँ पर हिंदी के लिए एक अलग से लिंक भी है। वहाँ आप हिंदी न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम के सदस्यों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हमें आपके सवालों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।